देखिए, संविधान में आपका अनुच्छेद 22 चल रहा था। फिर एक बार हम 2-4 मिनट इसको जो कल पढ़ा गया था दोहराया जाए, और उसके बाद से आपका इसमें आगे हम बढ़ाते हैं। अनुच्छेद 22 एक तरह से अनुच्छेद 21 का ही सप्लीमेंट्री सेक्शन है, यानी कि पूरक अनुच्छेद है। अनुच्छेद 21 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण यानी कि जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता यानी कि दैहिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। तो अनुच्छेद 22 ये बताता है कि जब आप किसी की शारीरिक स्वतंत्रता को छीनिए, यानी कि जब आप किसी व्यक्ति को या तो अरेस्ट करिए या डिटेन करिए, यानी कि या तो गिरफ्तार करिए या निरुद्ध करिए, तो ऐसी दशा में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है या बंदी बनाया जाता है, उस व्यक्ति को भी कुछ फंडामेंटल राइट आर्टिकल 20 देता है। यानी कि जो अनुच्छेद 21 में प्रावधान है कि शारीरिक स्वतंत्रता से वंचित तभी किया जाएगा जब कानून द्वारा ऐसा विहित हो, तो अनुच्छेद 22 बताता है कि शारीरिक स्वतंत्रता से आप वंचित कर रहे हैं तो कानून का पालन करिए, और ऐसे व्यक्ति को क्या क्या राइट होगा। तो पहला अधिकार हमने बताया था अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 और 2 में आपका सामान्य नियम है, और अनुच्छेद 22 के क्लाज 3 से लेकर और 7 तक में अपवाद है। यानी कि अधिकार आपका दिया गया है 1-2 में। तो गिरफ्तारी में बताया था दो प्रकार की होती हैं, एक आपका सामान्य गिरफ्तारी और दूसरा प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी। यानी कि निवारक विधि हम आज बताएंगे आपका होती क्या है, उद्देश्य क्या होता है। तो सामान्य विधि के तहत गिरफ्तारी हो रही है, तो अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 और अनुच्छेद 22 का क्लाज 2 लागू होगा। इन दोनों अनुखंडों में कुछ अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति को दिए गए हैं। पहला यह है कि जल्दी से जल्दी उसे गिरफ्तारी का आधार या कारण या बेस बता दिया जाए। इसके लिए सीआरपीसी भी कोरिलेट किए रहिएगा, क्योंकि सीआरपीसी भी वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के प्राण को और शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जाता है। तो संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, इन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यानी कि आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो एपेक्स लॉ होता है, जो सबसे बड़ा कानून होता है, वह अपेक्षा करता है कि जो छोटे कानून होंगे, जो सबऑर्डिनेट लॉ होंगे, जो अधीनस्थ लॉ होंगे, वह एपेक्स लॉ का वायलेशन नहीं करेंगे। तो आपका हमारा संविधान चूंकि एपेक्स लॉ है, सबसे बड़ा कानून है देश का, अतः जितने भी कानून रहेंगे वह संविधान को फॉलो करेंगे, संविधान का अनुसरण करेंगे, संविधान का विरोध नहीं करेंगे। और जो कानून संविधान का विरोध करेगा, आपका अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 और 13 का क्लाज 2 स्पष्ट बताता है कि वह कानून उस मात्रा तक वायड होगा, शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ, दूसरा नियम भी जानना है कि जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, इन अधिकारों को और अच्छे ढंग से लागू करने के लिए तमाम अधिनियम या संहिता बनाए गए हैं। और जो संहिताएं हैं, आपका जो हमारा मूल अधिकार हैं, कई कानूनों में उन मूल अधिकारों को लागू करने के लिए अच्छे से विधिक प्रावधान किए गए हैं। उनमें से एक सीआरपीसी भी है। तो सीआरपीसी की धारा हम 50 बताए थे, फिर 75 बताए थे कि जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का क्या बताया जाए कारण।
इसके बाद आपका बताए थे कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से परामर्श करने का अधिकार होगा। इस अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। यह एक फंडामेंटल राइट है। इस पर हमने केस भी बताया था और वह केस था एएस मोहम्मद रफ़ी बनाम तमिलनाडु राज्य कि अगर अधिवक्ता संघ ये प्रस्ताव पास करता है कि हम इस अभियुक्त का मुकदमा नहीं लड़ेंगे तो ये प्रस्ताव वैध होगा कि अवैध? अवैध। और ये तो अधिवक्ताओं का जो प्रोफेशन है, जो वृत्ति है, जो पेशा है, उसके अगेंस्ट माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि लाख बुरा इंसान हो, भले जघन्य अपराध किया हो, भले ज़्यादा चरित्रहीन हो, अधिवक्ता का ये कर्तव्य है, विधिक कर्तव्य है, वृत्तिक भी कर्तव्य है, प्रोफेशनल, कि वह उस व्यक्ति के बचाव से इनकार नहीं कर सकता। तो आपका तमाम बार पास करते रहते हैं, लेकिन भले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया हो, लेकिन तमाम बार पास करके और प्रस्ताव पास ही करते रहते हैं कि इनका मुकदमा कोई नहीं लड़ेगा। कई उदाहरण मैं बताया था। फिर आपका ये आया कि आपका प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना डिफेंस करा सकता है, अपना बचाव करा सकता है। ये भी अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 में ही समाहित है और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सीआरपीसी की धारा 303 में प्रावधान किया गया है। इस पर एक दो और जानना है बातें कि अगर किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के पास बचाव के लिए अधिवक्ता उपलब्ध नहीं है तो ये न्यायालय का कर्तव्य है कि सरकार के खर्चे पर फ्री में बिना पैसा के अधिवक्ता मुहैया कराया जाए अभियुक्त को। ये अनुच्छेद 21 में एक फंडामेंटल राइट है। कम से कम दो केस याद रखें, एक हास्कट का केस और दूसरा हुसैन आरा खातून। हास्कट में कहा गया कि निःशुल्क विधिक सहायता एक मौलिक अधिकार है और इसको थोड़ा व्यापक कर दिया गया हुसैन आरा खातून में कि निःशुल्क विधिक सहायता भी और स्पीडी ट्रायल भी, ये दोनों आर्टिकल 21 में क्या है, समाहित। कम से कम ये सब केस भाई प्रयास करिए याद करने का आगे के लिए। इसके बाद हम बताए थे अनुच्छेद 22 का क्लास 2 बताए थे 24 घंटे का नियम कि जब गिरफ्तार किया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए और इस 24 घंटे में जो यात्रा का समय है वो जोड़ा जाएगा कि घटाया जाएगा। यानी कि यात्रा के समय को लेते हुए कि हटाते हुए, यानी कि सिवाय आपका छोड़कर, या लीगल भाषा में रहित या सहित। रहित मतलब उसको हटा दीजिए और सहित मतलब उसको क्या करिए, जोड़िए। तो यात्रा के समय को क्या किया जाएगा, माइनस, यानी कि हटा दिया जाएगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सीआरपीसी में हमने तमाम धाराएं बताई थी और आपका सीबीआई बनाम कुलकर्णी का केस बताया था इस पर, जहां की डिटेल में आपका 167 सीआरपीसी को बताया गया। फिर हम एक बार बता दें, मजिस्ट्रेट के यहाँ जब पेश किया जाता है तो भाई न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जा सकता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट एक बार में अधिकतम कितने दिन तक कस्टडी में दे सकते हैं, 15, और कार्यपालक भी पूछा गया है 7। 7 दिन के बाद कार्यपालक को कोई अधिकार नहीं है, लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट 15-15 दिन तक के लिए क्या करेगा, अभिरक्षा में भेज सकेगा। फिर 60 दिन और 90 दिन का हमने नियम बताया था। जो दो क्वेश्चन तो आपका बिहार में इसी से बना था, एक 57 और एक 67, यानी कि 60 दिन वाला क्वेश्चन।
तो अगर किसी अपराध में सजा 10 वर्ष से कम है और 60 दिन के अंदर पुलिस ने अन्वेषण पूरा करके मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं भेजी और इस बीच अभियुक्त जेल में है, तो वह साधिकार जमानत पाने का हकदार होगा। इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट बेल, यानी कि व्यतिक्रम या चूक के कारण जमानत। 167 में है। फिर अगला देखिए, इस पर ये बताया गया था आपका, आगे अब बढ़ा जाए इसमें, जो ये आपका अनुच्छेद 22 के क्लाज 1 और 2 में जो ये आपका माने गिरफ्तार व्यक्ति का राइट दिया गया है, ये जो अधिकार हैं, अब आगे बढ़ा जाए, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, यानी कि ये प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो दूसरा प्रश्न ये आया कि किन व्यक्तियों को ये अधिकार जो हमने अभी बताया प्राप्त नहीं होंगे, तो क्लाज 3 में 2 लोगों का नाम दिया गया है, अर्थात अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 और अनुच्छेद 22 का क्लाज 2 का कुछ अपवाद हैं, और वह अपवाद किस क्लाज में दिया गया है? 3 में। यानी कि जो हमने अब तक गिरफ्तारी के बारे में जितने नियम बताए, वे नियम विफल हो जाएंगे अगर मामला अनुच्छेद 22 के क्लाज किस में आ जाए? 3 में। यानी कि आपका अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 और 2 में दिए गए मौलिक अधिकार क्लाज 3 में जो व्यक्ति आ जाएगा उसे प्राप्त नहीं होगा। यानी कि 1 2 का अपवाद कहाँ दिया गया है? 3 में, ये कह सकते हैं। तो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होगा। पहला, अन्य देशीय विदेशी शत्रु, यानी कि अगर किसी विदेशी शत्रु को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की आवश्यकता नहीं है आपका। दूसरा, तुरंत गिरफ्तारी का आधार बताने की भी आवश्यकता नहीं है। यानी कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो जो 22(1)(2) में वह छीना जा सकता है। तो पहला कौन सा व्यक्ति हुआ? अन्य देशीय शत्रु, यानी कि विदेशी शत्रु, यानी कि भारत के बाहर का व्यक्ति हो और वह शत्रु देश का व्यक्ति हो, अगर उसे अरेस्ट भारत में किया जाता है तो जो ऊपर के हम नियम बताए 24 घंटा इत्यादि वह लागू होंगे कि नहीं? लागू नहीं होंगे। और दूसरा, निवारक निरोध विधि के तहत गिरफ्तार व्यक्ति के बारे में भी उपर्युक्त नियम लागू नहीं होंगे। यानी कि प्रिवेंटिव लॉ के तहत जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उन व्यक्तियों के भी बारे में यह जो नियम है यह अप्लाई होगा कि नहीं? तो आपका जवाब रहेगा यह अप्लाई नहीं होगा। अब वहीं आपका निवारक विधि के बारे में आप फिर एक बार याद रखिए, क्लास 3 में अनुच्छेद 22 के क्लास 3 में कितने अपवाद मिले? 2। भाई 2 मामलों में जो ऊपर हमने कल से नियम हमने बता रखे हैं वे नियम अप्लाई नहीं होंगे, ये याद रखना है। क्लास 4 से लेकर और क्लास 7 तक में प्रिवेंटिव लॉ के बारे में प्रावधान किया गया है, निवारक विधियों के बारे में प्रावधान किया गया है। अब निवारक विधियां होती क्या हैं, ये कहाँ से ली गई हैं, इसे कब लागू किया जाता है, इसके लिए आप इतिहास देखिए। अभी डायरेक्ट बेरेक्ट पर ना आइए, पहले इतिहास देखिए और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। इतिहास आप देखा जाए, जो प्रिवेंटिव लॉ होता है, प्रिवेंटिव लॉ का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति, पहले तो मुख्य उद्देश्य पर आ जाए जो मैक्सिम है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इलाज से परहेज बेहतर होता है।
यानी कि जैसे कि वर्तमान में प्रयागराज में डेंगू महामारी का रूप ले लिया है। जहां अस्पताल में जाइए, डेंगू डेंगू डेंगू, और प्रशासन मौन है, एकदम शांत है। यानी कि प्रशासन को जितना सक्रिय होना चाहिए उतना सक्रिय नहीं है। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि डेंगू से बचाव के लिए जो सुरक्षात्मक उपाय करने चाहिए, अगर आपने पहले ही कर लिया है तो आप डेंगू से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। यानी कि इलाज से अच्छा है हजारों रुपया खर्च करने से अच्छा है कि 2-4 रुपये की आपका अगरबत्ती क्या करिए, जला दीजिए। जलाया ही जा रहा है भाई, डेली सुबह शाम आपका मैंने 10-20 रुपये की अगरबत्ती क्या की जा रही है, इसीलिए जलाई जा रहे हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अब इसी सिद्धांत पर आपको एकदम मैंने निवारक विधि समझ लेना है। निवारक विधि का मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति से आशंका है कि वह लोक शांति भंग कर सकता है, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है, पब्लिक ऑर्डर या लोक व्यवस्था डिस्टर्ब कर सकता है, सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है, तो इत्यादि, तो ऐसी दशा में उसे ये सब कार्य करने के पहले ही अरेस्ट कर लिया जाए और अरेस्ट करके जेल भेज दिया जाए, बंदी बना लिया जाए, न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भविष्य में अपराध करने के लिए आतुर हैं, बेचैन हैं, या जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं, या जो लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर सकते हैं, या जो सामान की सप्लाई है आवश्यक वस्तुओं की उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, नमक सप्लाई नहीं होने देंगे, दूध नहीं होने देंगे, आपका सरकारी सेवाओं में बाधा पहुंचा देंगे, तो ऐसे लोगों को पहले ही गिरफ्तार करके कहाँ भेज दिया जाए, जेल। न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। यानी कि इसका मतलब कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। निवारक विधियों का इतिहास पहले देखिए। जहाँ तक इंग्लैंड की बात है, इंग्लैंड में भी प्रिवेंटिव लॉ है, लेकिन हमेशा वो लागू नहीं रहता। केवल आपातकाल में ही उस कानून को लागू किया जाता है। पंखा बंद कर दीजिए तो बहुत, थोड़ा देर बंद करिए तो देखिए, एफ ये लिखा है कहीं, आवाज कर रहा है। थोड़ी देर बंद रहने दीजिए, फिर चालू किया जाएगा 10 बजे। देखिए फिर एक बार देखिए, जहाँ तक इंग्लैंड की इतिहास की बात है, वहाँ भी प्रिवेंटिव लॉ है, लेकिन आपातकाल में लागू किया जाता है, युद्ध के समय। सामान्य काल में लागू नहीं किया जाता। अमेरिका में भी प्रिवेंटिव लॉ बना है, लेकिन वह भी आपातकाल में ही लागू किया जाता है, सामान्य काल में नहीं। लेकिन भारत के अनुच्छेद 22 के क्लास 4 से लेकर जो 7 तक में प्रावधान किया गया है, अमूमन यह किसी विश्व के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं मिलता। तो अब समस्या ये आई कि हमारे संविधान निर्माताओं ने आखिर ऐसा कानून क्यों बनाया। तो संविधान निर्माता ये चाहते थे, माने उनकी ये राय थी कि अगर कोई व्यक्ति है, चाहे देशी या विदेशी, जो भारत में देश की सुरक्षा, लोक व्यवस्था इत्यादि को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऐसी दशा में अच्छा यही होगा कि पहले से ही सतर्क हो लिया जाए और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। तो विश्व में कहीं भी ऐसा नहीं कानून मिलता जो सामान्य काल में भी लागू हो निवारक, केवल आपका भारत में ही है। तो अब खंड 4 से अब ये है कि आप बिना मने बिना अपराध किए हुए किसी व्यक्ति को जेल भेज रहे हैं प्रिवेंटिव लॉ के तहत,
तो कुछ उपाय भी होने चाहिए। तो ऐसी दशा में पहले जम्मू कश्मीर का उदाहरण देख लिया जाए, तब आपका भारत का कुछ प्रिवेंटिव ला और तब बैरक शुरू किया जाए। समय भी थोड़ा ध्यान में रखना है, यानी कि अभी सामान्य बातें 4-5 बची हैं जो हर हाल में पूछी जाती हैं। और जो कानून बना है NA से, उसको भी हम हल्का सा बताते हैं, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, छोटे में ही पढ़ना है। पहले जम्मू कश्मीर का देखा जाए। जब अनुच्छेद 370 में संशोधन किया गया, निश्चित न कह दीजिएगा, अनुच्छेद 370 में जब एमेंड भारत की संसद ने किया, तो ऐसी दशा में अब जम्मू कश्मीर के जो नेता परेता थे वह व्याकुल हो गए और आंदोलन पर उतारू थे। तो सरकार ने क्या काम किया कि उन्हें बंदी बना लिया, यानी कि घर में नज़रबंद कई लोगों को कर दिया, कई लोगों को होटल में कर दिया, करोड़ों का बिल आया था। तो सरकार भरी, सरकार को भरना ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माने ये नहीं है। और तमाम लोगों को आपका गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दिया गया। अब समस्या ये आई कि आपने ये कैसे जेल में डाल दिया। तो तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए, ये तो बिना कानून के ही जेल में डाल दिया गया। तो सरकार ने अंत में अपना राज खोला और ये कहा कि इन्हीं के पिताजी ने, यानी कि आपका जो अब्दुल्ला जी हैं, उनके पिताजी ने ही एक कानून बनाया था, पब्लिक सेफ्टी बिल। और उस कानून के तहत ये नियम था कि किसी भी व्यक्ति को अगर खतरा है तो 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के जेल में डाला जा सकता है। यानी कि जो कानून आपने बनाया वही कानून आपके पीछे पड़ गया। जैसे कहा जाता है कि जो कुत्ता आपने पाला वही कुत्ता क्या किया, जो सांप आपने पाला वही सांप आपको डस लिया, जो नागिन आपने पाला वही नागिन क्या की, डस ली। तो नाग नागिन वाला भी आ जाएगा आपका भागीदारी में भी। धारा 7 जब पढ़ाई जाएगी तो उसमें इच्छाधीन भागीदारी, तो जैसे कि मौर्य जी का आपका भाई इन्हीं पर भागीदारी पूरा चलना है। तो जैसे चाय के लिए करार हुआ कि 5 लोग चाय बेचेंगे और चाय से जो पैसा आएगा, कमाई होगी, चाय भी व्यवसाय है भाई, चाय बेचना, वह आपस में हम लोग बांट लेंगे। तो अगर समय का उल्लेख नहीं है कि कितने दिन हम लोग चाय बेचेंगे, तो ये पार्टनरशिप एट विल, इच्छाधीन भागीदारी हो गई। और जब चाहें तब इस चाय बेचने की भागीदारी को क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, माने विघटित की जा सकती है भागीदारी। तो आगे बताया जाएगा भागीदारी में फिर बैक हुई है निवारक। यानी कि आपका पिताजी ने कानून बनाया और बेटा उसी कानून के तहत 1.5 साल तक, लगभग 1.25 साल तक जेल में रहा। तो केंद्र सरकार ने अंत में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हमने अवैध तरीके से बंदी नहीं बनाया। RTI का भी जवाब नहीं दी केंद्रीय सरकार कि हम नहीं देंगे किस कानून के तहत। तब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट में तो बताना ही होगा। तो सरकार ने बताया कि इस कानून के तहत हमने इनको क्या किया है, बंदी। तो बंदीकरण सही था, क्योंकि आपके पिता ने ही क्या बनाया था, कानून, तो आपको भाई जेल जाना पड़ा। अब आइए देखा जाए, जहाँ तक भारत की बात है, सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में भारत की संसद ने आपका प्रिवेंटिव लॉ बनाया। तत्पश्चात उस कानून को बाद में समाप्त किया गया और 1980 ईस्वी में 1980 ईस्वी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फिर एक बार नाम देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो जो पहला पहला अक्षर है आपका नेशनल मतलब N, सिक्योरिटी S,
और ए मने एक्ट, तो इसको शॉर्टकट में कहा जाता है NSA। हिंदी में आइए पहले देखा जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम कहा जाता है, और इसको हिंदी में शॉर्टकट में कहा जाता है पहला पहला अक्षर रासुका। तो ज़्यादातर जो पेपर में या जो टीवी में आता है वह रासुका ही दिया जाता है, या NSA लगा दिया गया। तो NSA कानून एक प्रिवेंटिव लॉ है। पहला नियम याद रखिए, अपराध करने के बाद तो लगाया ही जा सकता है, लेकिन अपराध करने, व्यवस्था डिस्टर्ब करने की आशंका है, पुख्ता आशंका है, तब भी लगाया जा सकता है। तो NSA में होता क्या है, अगर किसी व्यक्ति से यह आशंका है कि विदेशी रिलेशन को डिस्टर्ब कर सकता है, राष्ट्र की एकता अखंडता को डिस्टर्ब कर सकता है, पब्लिक आर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, आवश्यक सेवाओं को डिस्टर्ब कर सकता है, तो ऐसी दशा में उस पर यह कानून लगाया जा सकता है, और बिना आधार बताए, बिना 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किए जेल में डाला जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है। तो बिना किसी आपका सुनवाई के, या बिना किसी कह सकते हैं कि प्रक्रिया के नियम के, अधिकतम 3 मास तक जेल में रखा जा सकता है। कितने मास तक? 3 मास। इसमें भी थोड़ा सतर्क रहिए। अधिकतम 3 मास तक जेल में रखा जा सकता है। इसमें थोड़ा सतर्कता ये बरतनी है कि आपका संविधान में अनुच्छेद 22 में संशोधन हुआ था, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, और ये समय 2 माह किया गया है। लेकिन आज तक ये संशोधन लागू ही नहीं हुआ। यानी कि जो संविधान में बदलाव लाया गया कि 3 माह से घटाकर कितने माह किया जाए बिना किसी सुनवाई के जेल में रखा जाए, 2 माह, आज तक लागू नहीं है। तो आज भी जो नियम है कि निवारक निरोध विधि के तहत कितने मास तक आप जेल में रख सकते हैं बिना सुनवाई के, जल्दी 3 मास। संशोधन हुआ है लेकिन अभी लागू नहीं है। अब अधिकतम कितना रख सकते हैं, अधिकतम के लिए कानून निर्धारित करता है। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम है उसमें ध्यान से देखिए, 3 माह के बाद अगर रखना है उसको जेल में, तो एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा। एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष आप उसको प्रस्तुत करेंगे, और जब एडवाइजरी बोर्ड ये ओके कर देगा कि इन पर रासुका लगाना सही था, तो ये जो समय है ये 3-3 माह के लिए बढ़ेगा। तो अब समस्या आती है कि एक बार में कितना बढ़ाया जा सकता है, 3 माह, लेकिन ये 3-3 माह बढ़ेगा तो अधिकतम कितना हो सकता है, तो 12 मास। यानी कि किसी भी व्यक्ति पर रासुका लगाकर और आपका जेल में सरकार बंद कर सकती है। अधिकतम कितने माह के लिए? 12 माह। तो इसीलिए किया जाता है कि आपका 12 माह तक कम से कम क्या रहे, शांति से रहे। अब दूसरे पहलू पर आइए। ये तो आपका, हाँ, आपका बताया गया जो कानून मुख्य रूप से हमारे यहाँ है भारत में, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दूसरा आप देखिए CRPC में थोड़ा देखा जाए, फिर आपका SC/ST एक्ट में भी प्रावधान है, आपका ऐसा ही प्रावधान है प्रिवेंटिव लॉ का। तो 2-3 जगह से और कोरिलेट करिए। SC/ST एक्ट की धारा 17 में आपका निवारक प्रावधानों का उल्लेख किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका है कि वह SC या ST के प्रति कोई अत्याचार या एट्रोसिटी का अपराध कर सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है, तो ऐसी दशा में उसके खिलाफ प्रिवेंटिव लॉ के तहत निवारक
माने निवारक उपाय किया जा सकता है, यानी कि उसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, प्रिवेंटिव लॉ, ताकि न बांस रहेगी और न बांसुरी बजेगी। तो उसके लिए उपाय है, या तो उससे गारंटी मांगा जाए या क्षेत्र से बाहर भेज दिया जाए कि 3 साल तक तुम कहाँ रहना, इस एरिया से बाहर रहना और इस क्षेत्र में प्रवेश न करना। अधिकतम एससी एसटी एक्ट में उस क्षेत्र से बाहर भेजा जा सकता है कितने साल तक, 3 साल। फिर बैक होइए सीआरपीसी में कोरिलेट करना है। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन है? देखिए सीआरपीसी में आपका 2 जगह से कोरिलेट करके पढ़िएगा। एक अध्याय 8 पढ़िएगा, जो धारा 106 से लेकर और 124 सीआरपीसी में दिया गया है वह शुद्ध रूप से प्रिवेंटिव लॉ है। प्रिवेंटिव लॉ इसलिए है कि इन धाराओं का उद्देश्य ही यही है कि इलाज से परहेज बेहतर, यानी कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये याद रखिए, 106 से कहाँ तक, 124 तक। शुद्ध रूप से ये एक प्रिवेंटिव लॉ है। तो इसमें होता क्या है, तो अगर किसी व्यक्ति से ये आशंका हो कि वह लोक शांति भंग कर सकता है या गुड बिहेव, यानी कि अच्छा आचरण नहीं बनाए रख सकता, माने सदाचारी नहीं रहेगा, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से गारंटी मांग सकते हैं कि तुम गारंटी दो कि तुम शांति बनाए रखोगे या अच्छा आचरण या गुड बिहेव दर्शाओगे। अगर ऐसा व्यक्ति गारंटी नहीं देता तो भले कोई अपराध न किया हो, कहाँ भेजा जाएगा, जेल। कोई अपराध न किया हो। इसके बाद आपका प्रिवेंटिव लॉ में कल मैं बताया था 151 सीआरपीसी अच्छा प्रावधान करती है कि अगर किसी व्यक्ति से ये उचित आशंका है कि वह कोई संज्ञेय अपराध कर सकता है और पुलिस को लगता है कि बिना गिरफ्तार किए हुए इसे रोका नहीं जा सकता, यानी कि ये असली पप्पू है, उतावला है, और जब तक कि इसे गद्दी से न हटाया जाए, यानी कि न रोका जाए, गिरफ्तार न किया जाए, तब तक ये मानेगा नहीं। तो न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, यानी कि अपराध करने के पहले ही पुलिस क्या कर ले, गिरफ्तार। ये भी एक प्रिवेंटिव लॉ है, यानी कि अपराध करने के पहले ही क्या कर लिया गया, गिरफ्तार। यानी कि मुख्य रूप से तमाम कानून बताए गए और आपका पोटा बना था, मीसा बनी थी। तमाम कानून उतना नहीं हमें जानना है। पोटा बना था, उसे निरसित कर दिया गया। आतंकवाद निरोधक कानून आपका ये 2002 में बना था और इसको वर्तमान में ये निरसित है। तो उतना हमें नहीं जानना है, बस राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम ही बचा है ज़्यादातर, यही आपको जानना है ज़्यादा। अब आइए बेयर एक्ट की बातें देखा जाए। अब जो माने प्रिवेंटिव लॉ आप अब जान लिए हैं, कुछ तो दिमाग में बैठ गया, तो अब बेयर एक्ट सही रहेगा। खंड 3 से शुरू किया जाए भाई, मैं बता चुका हूँ लेकिन फिर एक बार। खंड 1 तथा खंड 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो, यानी कि खंड 3 किसका अपवाद है मैं बताया, खंड 1 का भी और खंड 2 का भी। यानी कि जो खंड 1 और 2 में हमने कल से मूल अधिकार बताए हैं, ये मूल अधिकार 2 व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। पहला है तत्समय शत्रु अन्य देशी, यानी कि तत्समय का मतलब कि वर्तमान समय में जो विदेशी शत्रु हैं, अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है तो उसे खंड 1 और 2 के मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। और दूसरा आपका है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया व्यक्ति, यानी कि प्रिवेंटिव लॉ के तहत अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार या बंदी बनाया गया है तो खंड 1 और 2 के मौलिक अधिकार क्या उसको प्राप्त होंगे कि नहीं,
तो आपका जवाब रहेगा कि उसको प्राप्त नहीं होंगे। अब खंड 4 आ जाए। खंड 4 से लेकर और खंड 7 तक आपका कह सकते हैं कि इसमें जो प्रावधान किया गया है वह शुद्ध रूप से प्रिवेंटिव लॉ के बारे में है, निवारक विधि के बारे में। अब देखिए कह करके निवारक निरोध का उपबंध करने वाली खंड 4 चल रहा है। निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, यानी कि फिर एक बार देखिए, आपका इस अनुच्छेद में, इस खंड में संशोधन किया गया है और 3 मास की जगह पर कितने मास रखा गया है? 2 मास। यह संविधान संशोधन कब किया गया? तो याद रखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1978 में किया गया। ये लागू है कि नहीं? लागू नहीं है। एक केस उसी पर लिख लीजिए बैरेक्ट पर या अलग से। ए.के. राय बनाम भारत संघ, वही एक लीडिंग केस है। ए.के. राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, 1982 का केस है सुप्रीम कोर्ट का। ए.के. राय वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस है और 1982 का सुप्रीम कोर्ट का। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने सरकार को ये निर्देशित किया कि आपको चाहिए कि ये जो खंड 4 में संशोधन हुआ है कि प्रिवेंटिव लॉ के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितना बिना सुनवाई के रखा जा सकता है? 3 माह। जब ये संशोधन करके 2 मास कर दिया गया है तो आप कितना कर लीजिए? 2 मास। यानी कि आप इस संशोधन को लागू करिए। अब फिर एक बार हम बता दें कि किसी कानून को लागू करना या न करना ये न्यायपालिका का कार्य नहीं है, ये कार्यपालिका का कार्य है। कार्यपालिका चाहे तो संविधान संशोधन को या कानून को लागू करे और चाहे तो लागू न करे। न्यायालय मैंडमस या परमादेश जारी करके न तो किसी कानून के निर्माण के लिए आदेश दे सकता है न कानून लागू करने के लिए। हाँ, बस डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है। चाहे सरकार निर्देश माने और चाहे मानने से क्या कर दे। तो बिहार में पूछा गया था कि मैंडमस किसके लिए जारी नहीं होगा? क्या संसद को कहा जाएगा कि जबरदस्ती कानून ये बनाइए? जैसे ट्रिपल तलाक का मामला था तो आपका सुप्रीम कोर्ट ने आदेश नहीं दिया बल्कि एक रिकमेंड किया था, निर्देश दिया था कि आप 6 माह के अंदर कानून बना लीजिए। अब चाहे संसद बनाए या न बनाए ये किसके ऊपर है, क्योंकि कानून बनाने और लागू करने के लिए बाध्य। तो आज तक ये प्रावधान लागू नहीं है। तो वर्तमान समय में पूछे तो निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक निरुद्ध किया जाएगा? तो 3 महीना मारिए। लेकिन संशोधन कितना हुआ है? 2 माह किया गया, लेकिन लागू नहीं। अब इसके बाद जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे भी कुछ अधिकार दिया गया है। अब पूरा खंड न पढ़कर समरी पढ़ा जाता है। समरी ये है कि एक एडवाइजरी बोर्ड बनेगा, यानी कि सलाहकारी परिषद। उस बोर्ड के समक्ष ऐसे व्यक्ति का मामला रखा जाएगा, यानी कि कागज पत्तर क्या होगा? रखा जाएगा। ऐसे व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से अपने बचाव कराने का हक होगा। बोर्ड प्रयास करे कि 3 मास के अंदर जो एडवाइजरी बोर्ड बनेगा वह आदेश पारित कर दे। या अगर एडवाइजरी बोर्ड ये मानता है कि इन पर निवारक निरोध के तहत एक्शन लेना सही है, तब तो 3 मास से अधिक व्यक्ति कहाँ रखा जाएगा? जेल में। तो कितने दिन तक जेल में रखा जाएगा? जितने
नहीं 12 माह नहीं, पहले संविधान देखो कानून था ना, जितने दिन तक संसद कानून बनाकर क्या करे निर्धारित। भाई कितने दिन तक रखा जाएगा ये तो संविधान बताता नहीं। वो 3 माह के बाद कितने दिन रखा जाएगा, अगर एडवाइजरी बोर्ड अनुमति दे देता है, ओके कर देता है, तो ये संविधान में नहीं है। ये संसद कानून बनाए और कानून में क्या करे अधिकतम समय निर्धारित। तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम बना है उसमें निर्धारित किया गया है समय अधिकतम 3 3 माह, फिर बढ़ाया जाता है और अधिकतम ये कितना हो सकता है 12 माह। लेकिन 3 माह तक मैं बता दूं बिना सुनवाई के बिना आधार के रखा जा सकता है जेल में, तो 3 माह तक तो रखा ही जा सकता है। उसके बाद भले बोर्ड की अनुज्ञा मिले तब रखा जाएगा। और अगर एडवाइजरी बोर्ड ये मान लेता है कि इस पर रासुका लगाने का पर्याप्त आधार नहीं है, तब ऐसे व्यक्ति को रिहा किया जाएगा। रिहा यानी कि जो रासुका का आदेश था उसे रद्द किया जाएगा। रासुका या तो डीएम साहब लगा सकते हैं या राज्य सरकार लगा सकती है, पुलिस को पावर नहीं है। यानी कि पुलिस कागज पत्र जुटा के डीएम साहब के पास भेजेगी और रासुका लगाने का आदेश या तो राज्य सरकार या डीएम दे सकते हैं। भाई पुलिस को पावर नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार एक जो पूछा जाता है कंपटीशन में वो हम बताए। आप चाहें तो डायरेक्ट और पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना आपका आ सकता है वो बताया गया। अब आइए आगे बढ़ा जाए। आपका अगला जो मौलिक अधिकार है वह शोषण के विरुद्ध अपराध, माने आपका कह सकते हैं कि शोषण के विरुद्ध मूल अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 में और अनुच्छेद 24 में। देखिए यहाँ से भी आपका प्री में क्वेश्चन आपका बनता है, भले मेंस में कभी न बना हो लेकिन प्री में लगातार क्वेश्चन बनता है। पहला, फिर एक बार मूल अधिकारों पर गौर करिए क्रम पर। पहला अधिकार समता का अधिकार था, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। दूसरा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार था, 19 से लेकर 22। तीसरा मूल अधिकार शोषण के विरुद्ध है, 23 और 24 दो ही अनुच्छेद हैं। 23 सामान्य बातें करता है, बालकों के शोषण को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 24 तो क्वेश्चन आपका कई बार बना है कि स्पेशली बालकों के शोषण को प्रतिबंधित किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अगर स्पेशली बालक पूछे तो मैं बता दूं 24 मारिएगा आपका। और शोषण के विरुद्ध अधिकार मूल अधिकार किस अनुच्छेद में, 23 और 24 दोनों मारिएगा। बालक की एज भी कभी काल पूछा जाता है, 14 वर्ष से कम के बालकों को आपका खतरनाक इत्यादि उद्योगों में नहीं लगाया जाएगा। तो पहले शोषण का अधिकार देखा जाए। जहाँ तक शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात है, दूसरा पॉइंट याद रखिए, ये जो मौलिक अधिकार हैं ये प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध हैं और राज्य के भी। यानी कि अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति आपका अनुच्छेद 23 और 24 का वायलेशन करता है तो उसके खिलाफ भी हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर करके रिलीफ की मांग कर सकते हैं। और राज्य ऐसा करता है तब भी हम कर सकते हैं। यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका एक समाज में परिवर्तन लाने का क्रांतिकारी कदम माना जाता है। तो प्राचीन काल में भारत में क्या था व्यवस्था, वह भी थोड़ा यहाँ देखना है। और आपका कई कानून बने हैं जिसके द्वारा शोषण पर प्रतिबंध लगाते हुए उन्हें अपराध घोषित किया गया है। और आईपीसी में भी तमाम सेक्शन मिलेंगे जहाँ की शोषण को
आपका कह सकते हैं कि अपराध के रूप में मान्यता दी गई है और ऐसे व्यक्ति दंड के भागी होंगे। तो आईपीसी में कम से कम दो धाराएं पढ़ मैंने कुछ धाराएं पढ़नी है। एक 370, एक 374। दास प्रथा किसमें भाई? देखते हैं दास इधर आपका 371 में है। आपका 371 हो गया। फिर आपका 372 भी इसी से रिलेटेड है। 373 भी रिलेटेड है। और आपका 370 ए। देखिए इधर की जो आईपीसी में आपका धाराएं हैं, फिर एक बार देखिए। जो आईपीसी में ये धाराएं हैं, ये बताती हैं कि जो ये अनुच्छेद 23 और 24 में आपका जो फंडामेंटल राइट दिया गया है, इस मूल अधिकार का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आईपीसी की भी कुछ धाराओं के तहत दंड के भागी होंगे। इसके अलावा भारत की संसद और अंग्रेजों ने तमाम कानून बनाए हैं आपका। और जैसे बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून, बाल श्रम पर रोक लगाना, अब उतना कानून बताना संभव नहीं है हमारे लिए। कुछ हम जरूर बताएंगे आपका। स्त्रियों का दुर्व्यापार न हो, वेश्यावृत्ति में न झोंका जाए, इसके लिए अलग कानून बना। बंधुआ मजदूरी पर कानून बन गया। तमाम कारखानों पर कानून बने हैं जहां बच्चों के शोषण और बच्चों के काम करने पर क्या लगाता है कानून? रोक। तो तमाम कानून बना है। ये जब आप एलएलए में जो लोग आपका रिसर्च करते हैं कि बाल श्रम इत्यादि पर या शोषण पर, तो उन कानूनों को पढ़ना पड़ता है जो 10-12 कानून हैं, और उसमें से क्या क्या प्रावधान है उस समय लिखना पड़ता है। अगर हम यहाँ बताने लगे तो पता लगा कि 10 दिन उसी में निकल जाएगा। सभी कानून हम बता नहीं सकते क्योंकि संविधान का दायरा असीमित है। असीमित पढ़ाते पढ़ाते सालों लग जाएगा। तो चूंकि सीमित ही दायरा रखा जाए, जितना कंपटीशन में आ सकता है उतना ही पढ़ा जाए। देखिए भाई, अब बेयर एक्ट निकाल लीजिए, तब और कोरिलेट किया जाएगा। देखिए आपका बेयर एक्ट अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया जाता है और रोका जाता है। तो मानव का दुर्व्यापार, अब दुर्व्यापार क्या होता है पहले तो ये समझिए। मानव का दुर्व्यापार का मतलब क्या हुआ? तो मानव का दुर्व्यापार का मतलब ये हुआ कि मानव को खरीदना बेचना, यानी कि मानव का दुर्व्यापार का मतलब आपका कह सकते हैं कबूतरबाजी करना, यानी कि यहाँ से मानव का शोषण करके विदेश में भेज देना, ये भी मानव का दुर्व्यापार होगा। तो मानव दुर्व्यापार मतलब मानव को क्रय करना, विक्रय करना। क्योंकि अब सभ्य समाज है, सभी मानव स्वतंत्र हैं, हैसियत से किस ओर बढ़ चुके हैं? करार की ओर। करार में स्वतंत्रता आ गई है। मानव कोई संपत्ति नहीं है कि उसको बेचा और क्या किया जाए? खरीदा जाए। अतः ऐसी दशा में तमाम कानून बनाकर मानव के दुर्व्यापार पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे दंडित किया गया। और यहाँ तक कि भारतीय दंड संहिता में भी आप याद रखिए, शुद्ध रूप से जो मानव का दुर्व्यापार है वह दंडनीय है 370 में। यानी कि भारत, ये प्रतिस्थापित धारा है आपका। नए सिरे से फिर देखिए तो एक बार 6 खंड है 370 में कि 7, ये थोड़ा
एक अच्छे हैं भाई, एक बार फ्री में आया है आपका कि व्यक्ति का दुर्व्यापार, जो कोई शोषण के प्रयोजन के लिए आपका व्यक्ति का दुर्व्यापार करेगा। छह खंड, छह तरीके से दुर्व्यापार किया जा सकता है। एक बार कहीं लिख लीजिए। धारा आईपीसी क्या 370 कितने प्रकार से दुर्व्यापार किया जा सकता है? छह प्रकार। ये जो धारा है 2013 में प्रतिस्थापित की गई है। फिर एक बार देखिए इसको, क्योंकि अप्लाई करना है आपका। जब एलएलएम स्तर पर जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे और रिसर्च करेंगे, तब आपको ये पता लगेगा कि कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है। भाई एलएलबी में तो उतना पढ़ा नहीं जाता। तो फिर एक बार देखिए, धारा 370 से लेकर और आईपीसी की धारा 374 के तहत मानव के दुर्व्यापार पर रोक लगा दी गई है। और रोक लगाते हुए इसे अपराध बनाया गया है। यानी कि अनुच्छेद 23 में जो फंडामेंटल राइट है, अगर जो व्यक्ति, चाहे वह प्राइवेट व्यक्ति हो या कोई भी हो, अगर इन मूल अधिकारों का हनन करता है तो वह दंड का क्या होगा? भागी। अब क्या क्या दंडनीय है? दुर्व्यापार तो आपका प्राचीन काल में देखिए क्या होता था, दास प्रथा होती थी आपका। फिर आपका स्त्रियों को संपत्ति जैसे क्रय विक्रय किया जाता था कई जगहों पर। तो ऐसी दशा में इन बुरी प्रथाओं को पूरी तरह क्या किया गया है? रोक लगाई गई है। वेश्यावृत्ति के लिए बेचा खरीदा जाता था। तो आज भी जो बालक और बालिकाएं गायब होते हैं, या तो उनका अंग निकाल कर मार कर फेंक देते हैं, या दूसरा अवैध धंधों में लगा देते हैं। जैसे फिल्मों में दिखाता है कि एक बास रहेगा, लड़कों को छोड़ देगा कि स्टेशन पर भीख मांगो, यहाँ मांगो, और यही लड़के भविष्य में आगे बढ़कर और बहुत बड़े क्या बनते हैं? अपराधी। क्योंकि तमाम जगहों पर अपना गुण सीखे रहते हैं। कभी रेलवे स्टेशन, कभी बस स्टैंड, तो कभी मेला में जाएंगे, और आपका यही लड़के बड़े होकर अपराधी भी बन जाते हैं। तो ज़्यादातर या तो लड़कियां हैं, तो आप देखे होंगे कि जिनका अपहरण किया जाता है इत्यादि, वेश्यावृत्ति में लगा दिया जाता है। या लड़के हैं तो अवैध कामों में, या कई जगह होता है कि हाथ पैर तोड़ दीजिए, हाथ पैर कटवा दीजिए और जाकर क्या मंगवाइए? भीख। और एक देखता रहता है कि ये कहाँ भीख मांग रहा है घूम घूम के, जो हेड होता है। तो इन सब कार्यों पर रोक लगाया गया है। फिर भी समाज में ये बुराइयां आपकी हैं, इसमें शक नहीं है। तो धारा पहले देखा जाए कि इस बुराई को दूर करने के लिए, मानव के दुर्व्यापार यानी कि क्रय विक्रय शोषण को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किया गया है। तो सभी उपाय तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन कुछ उपाय हम आईपीसी में बता रहे हैं। देखिए क्या क्या किया गया है। अनुच्छेद धारा 370 में व्यक्ति के दुर्व्यापार को दंडनीय बनाया गया है। आईपीसी की धारा 370 में तो कितने प्रकार से दुर्व्यापार किया जा सकता है? 6। इसके बाद जो धारा 370 ए है, ऐसे व्यक्ति का जिसका दुर्व्यापार किया गया है, शोषण करना, यानी कि किसी स्त्री को बेचा गया और जिसको बेचा गया वह व्यक्ति उसका शोषण कर रहा है, वह किस धारा में दंडनीय है? 370 ए। इसके बाद दासों का आभासिक व्यवहार करना, यानी कि मानव को दास के रूप में, तो दास समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, आपका जिन जैसे गुलाम जिन को बनाया जाता है कि आओ जिन और प्रकट हो और मेरी इच्छाओं की क्या करो? पूर्ति। तो तमाम आपका धारावाहिक भी आते हैं कि आपका जिन प्रकट हो, तो जिन बोतल से निकला और बोतल से निकल के प्रकट हुआ, और जो आपकी इच्छा हुई भोजन की इत्यादि की, जैसे मौर्य जी की इच्छा चाय पीने की, तो जिन तुरंत चाय लेकर क्या हो गया? हाजिर।
अब कहाँ से लाया ये ना पूछिएगा, अब किस दुकान से उठा कर लाया, केतली ही हवा में उड़ने लगती हैं फिल्मों में, ये सब ना पूछिएगा। तो उसी प्रकार आपका फिर एक बार देखिए बैक होइए, जो दास प्रथा थी उसका भी अंत किया गया है। दास मतलब गुलाम ये कह सकते हैं। तो कुछ समय पहले तक कई मानव ऐसे थे जिन्हें दास माना जाता था, और जिस प्रकार संपत्ति का क्रय विक्रय होता है उसी प्रकार मानव का क्रय विक्रय होता था। तो इस पर अब पूरी तरह क्या लगा दिया गया है, प्रतिबंध। मैं फिर बता दूं, आपका तमाम केस मिलेंगे, अफ्रीका में ज़्यादा मिलेंगे आपका, यानी कि पश्चिम जो अफ्रीकी देश हैं उसमें ज़्यादा आपके मामले आएंगे। तो अगला देखिए, इसके बाद आपका धारा 372 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्त व्यय को बेचना। इधर एज पूछी जाती है एलएलएम इत्यादि में और जे में, तो आपका 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को बेचा जाता है ताकि वह वेश्यावृत्ति करे, तो ये भी मानव का दुर्व्यापार ही होगा। अगला धारा 373 वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए आपका अप्राप्त वय यानी कि 18 वर्ष से कम के व्यक्ति को खरीदना, ये भी दंडनीय है। और 374 आपका ये विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, तो आगे बताया जाएगा। अभी आपका इतना से आगे बढ़ा जब है अनुच्छेद 23, देखिए फिर अनुच्छेद 23 पर बैक हुई है। जो पहला शब्द था हमने उसकी व्याख्या की, कौन सा शब्द था, मानव का दुर्व्यापार। बस इतना में ही इतना बताया गया। अगला भी देखिए, मानव का दुर्व्यापार और बेगार। अब अगला शब्द आया बेगारी, क्या है, बेगार क्या है। बेगार का मतलब ये हुआ कि किसी से आपने वर्क कराया लेकिन पारिश्रमिक नहीं दिया, यानी कि आपका अगर किसी व्यक्ति से कोई काम आप कराते हैं और उसके बदले आप पारिश्रमिक नहीं देते, तो हम कहेंगे कि यह व्यक्ति बेगारी की किया है। जैसे कि आपका मान लीजिए कुली से आप सामान ढुलवाए, उसका पैसा ही नहीं दिए, लेबर से काम कराए, पैसा नहीं दिए, तो ये क्या कहा जाएगा, बेगार। सरकार है, किसी से काम कराई और बाद में कह रही हैं पैसा नहीं देंगे, तो सरकार से पैसा वसूला जा सकता है, आम आदमी से भी वसूला जा सकता है, और बेगारी प्रतिबंधित है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर सरकार ने किसी से काम कराया और पैसा नहीं दे रही हैं, तो सबसे आसान सरकार से ही पैसा वसूलना होता है, आम आदमी से कठिन होता है। आप आज का हाई कोर्ट में दायर करिए और सरकार से पैसा क्या करिए, वसूल लीजिए। अगर इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट की धारा 70 भी बनी है। संविदा अधिनियम की 70 पर गौर करिए। क्वांटम मेरियट, जितना काम उतना दाम, यानी कि जितना मैंने काम किया है, कोई बेगारी थोड़े हमने किया है, अतः उतना दाम आप क्या दीजिए दीजिए। मेरा इरादा निःशुल्क कार्य करने का नहीं था, हमने आपका काम किया, हमारा इरादा बेगारी का नहीं था, अतः जितना काम हमने किया है उतना दाम हमें दिया जाए। ये संविदा अधिनियम की धारा में समाहित है, 70 में, क्वांटम मेरियट, इसी को कहा जाता है क्वांटम मेरियट। अब अगला देखिए, आपका बेगार हो गया। और इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी प्रकार का अन्य जो बलात् श्रम है वह प्रतिषिद्ध किया जाता है। बलात् श्रम का मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती काम कराना। तो क्या किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के बगैर
जबरदस्ती काम कराया जा सकता है कि नहीं? नहीं कराया जा सकता, लेकिन एक व्यक्ति करा सकता है और वह राज। तो अभी खंड 2 में आपका, लेकिन पहले कोरिलेट कर लीजिए। जब ये पढ़िएगा विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम, इसको आईपीसी की धारा 274 से 374 उसको लिख लीजिए। आईपीसी की धारा कहाँ से जोड़ना है? आपका 374, कि अगर जो कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कराएगा, जबरदस्ती काम कराएगा, उसकी इच्छा के विरुद्ध कराएगा, वह आईपीसी के तहत दंड का भागी होगा। और कौन सी धारा है? 374। इसको जोड़ लेना है भाई पढ़ते समय। अब आइए, इसके बाद थी, देखिए आपका अन्य बलात् श्रम। अन्य शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, शब्द पकड़िए थोड़ा। इसी प्रकार का, इसी प्रकार मने कि मानव के दुर्व्यापार, और आपका कह सकते हैं कि मानव के दुर्व्यापार और बेगार, और इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम, माने इसी प्रकार का जो अन्य बलात् श्रम है वह प्रतिषिद्ध या रोका जा रहा है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि शोषण के मामलों में ये लिस्ट पूर्ण नहीं है, और भी मामले शोषण के हो सकते हैं, जैसे कि बंधुआ मजदूरी। एक हम उदाहरण बताते हैं। तो बंधुआ मजदूरी होती क्या है? तो बंधुआ मजदूरी का मतलब कि बाप दादा ने पैसा लिया था, ब्याज ब्याज मूलधन तुम दे नहीं पाओगे, तो तुम हमारे यहाँ जीवन भर काम करो, तुम्हारे बाद तुम्हारा पुत्र पुत्री काम करेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं क्या करते रहो, काम। तो बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने के लिए कानून भी बना 1976 में, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। और इस पर कई धारावाहिक भी बने, यानी कि आपका सोशल मीडिया पर भी कई धारावाहिक आते रहते हैं। जो सबसे अच्छा धारावाहिक यानी कि पॉपुलर रहा वह उड़ान रहा। जो उड़ान धारावाहिक आता था वह बंधुआ मजदूरी पर ही था, कि बाप दादा ने पैसा लिया था और कितना जमींदार टार्चर करते हैं ये दिखाया जा रहा है। तो अब आपका कम है, इसमें शक नहीं है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं, अपने अधिकारों के प्रति सचेत हैं। लेकिन तमाम जगहों पर आज भी गांव गिरान में जाइए आपका, तो बंधुआ मजदूरी की प्रथा दिखाई देती है।